एंट्रोपी एक ऐसी पॉसिबल वेज और स्टेट्स देता है किसी चीज जगह को, जितनी ज़्यादा पॉसिबल स्टेट्स में वो जगह एक्वायर हो सकती है। तो जब ये स्टीम इंजन आया ना, हर एक कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था उस टाइम पे। आया कैसे एंट्रोपी वर्ड, है ना? किसने सोचा कि एंट्रोपी करके भी कुछ होगा? फ्रांस में एक बंदा था जिसका नाम था साडी कार्नो। साडी कार्नो जो थे, एक्चुअली वो एक मिलिट्री इंजीनियर थे। इसकी यूनिवर्स की सराउंडिंग ही, यूनिवर्स की पूरी ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो घटने लग गई। तो जो हम टाइम के डायरेक्शन की बात कर रहे थे, क्या हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं आपके पास फिर से। समय हो चला है आपसे बातचीत करने का, पर समय की ये बहुत खूबसूरत बात है कि ये बीतता जाता है, बीतता रहता है और हम उसे पकड़ नहीं पाते। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि समय का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मैंने पूछा, एक रील हमने बनाई, उसमें मैंने पूछा अभी कि पास्ट से फ्यूचर में क्यों जाता है, एक यही डायरेक्शन क्यों है इसके पास? क्योंकि मुझे लगा कि और भी चीज़ें होनी चाहिए, पर बाद में हमारे सूफियान भाई ने बताया कि समय के पास, टाइम के पास डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन दरअसल यूनिवर्स के पास है। तो ये तो बड़ी कमाल की बात लगी, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि कैसे यूनिवर्स के पास डायरेक्शन है। वो एंट्रोपी है जो हमें डायरेक्ट करती है। तो आज हम एंट्रोपी पर ही बात करने वाले हैं, और फिर से मैं इंट्रो ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब चुप रहेंगे, डॉक्टर साहब आज इंट्रो नहीं देंगे फिर से, है कि नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, बात ये है कि दीक्षित इज अ हैबिचुअल ओवर कॉम्पेंसेटर। अब वो इतने दिन से यहाँ था नहीं, तो हर बार मेरा इंट्रो छीनने की कोशिश करता है, पर इंट्रो मैं ही दूंगा। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर। अरे तो जैसा ये एनर्जी नहीं पता थी मुझे। हाँ? अरे भाई, तुम मेरे और भी रूप हैं जो तुम्हें और दिखलाने बाकी है। एनीवेज, तो जैसे कि दीक्षित ने बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है, विच इज़ एंट्रोपी। अब हम दोनों की जो स्किल सेट है वो इंट्रो तक ही लिमिटेड है, तो आगे की जो बातें हैं वो आपको सूफियान एक्सप्लेन करेंगे। सूफियान, व्हाट इंडीड इज एंट्रोपी? प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल ठीक है, चलो कैमरा दे दिया जाए लोगों को, और बात आती है व्हाट इज एंट्रोपी। और यही सवाल तमाम उम्र में अपने आप से पूछता रहा, धूल खुद के चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, ऐसी बातें गालिब वाली की। रीज़न बात यह है कि एंट्रोपी बहुत मुश्किल कंसेप्ट रहा शुरुआत से समझने के लिए। हुआ क्या ना कि जब हम पढ़ते हैं कहीं किताबों में, हम बोलते हैं कि एंट्रोपी जो है ना रैंडमनेस है। और रैंडमनेस का मतलब क्या है, इसको सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश की गई थी। बेसिकली क्या है, एंट्रोपी एक ऐसी पॉसिबल वेज और स्टेट्स देता है किसी चीज जगह को, जितनी ज़्यादा पॉसिबल स्टेट्स में वो जगह एक्वायर हो सकती है या ढल सकते हैं, उसकी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। दिस इज इन टर्म्स ऑफ सिंपल टर्म्स कि एंट्रोपी क्या है। तो रैंडमनेस का मतलब ये नहीं। दूसरी चीज़ निकल के आती है कि यार अगर रैंडमनाइज हो जाए तो यूजफुल वर्क, हम जब बात करते हैं साइंस में अराउंड यूजफुल वर्क की, कि उसमें से यूजफुल वर्क हम कम इसलिए निकाल पाएंगे क्योंकि एनर्जी जो है ना अजीब वे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जिससे आप अच्छे पॉइंट में एनर्जी निकाल नहीं सकते। अब ये कैसे होगा, इसको सिंपल टर्म्स में मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्रूप है आर्मी का। अब वो आर्मी का जो ट्रूप है ना, उसमें सारे सोल्जर्स जो है ना वो रैंडमली अलाइंड है। और अगर वॉर हो जाए तो क्या वो एफिशिएंट वे में दुश्मन जो आ रहे होंगे उसको, मतलब उसके साथ फाइट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वी नीड डायरेक्शन फॉर अ यूजफुल वर्क। इसलिए हम कहते हैं कि जितना सिस्टम में ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतना ही उसके अंदर यूजफुल वर्क कम होगा। ये एंट्रोपी की बेसिक मोटी चीज़ें हैं। मैं जब अपने कॉलेज के दिनों में था ना, तो मैं यकीन मानिएगा मैंने इतनी किताबें पढ़ी एंट्रोपी के ऊपर और मेरा दिमाग हिल गया था। मेरे कॉलेज के दिनों में एक बहुत अच्छे टीचर आए थे मेरे पास, रेफ्रिजरेशन मुझे पढ़ाते थे। उनकी भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही थी कि उन्होंने दुनिया की हर चीज़ को, हर प्रोसेस को डिफाइन कर दिया था थ्रू एंट्रोपी, कि क्यों अगर मैं एक लंबे पाथ से फ्लूइड को गुजारता हूँ रेफ्रिजरेशन में, तब वो ठंडा क्यों होता है। ये सब एंट्रोपी के वे में समझाया गया था। खैर, इसके ऊपर बहुत सी बातें करनी अभी बाकी है एंट्रोपी के ऊपर। उससे पहले हमारे साथ, आपके साथ, हम सब के प्रिय अंकित साहब बैठे हुए हैं। क्या कुछ लगा है? हाँ? कुछ नहीं लगा है भाई। हाँ, वैसे एक्चुअली सबसे पहले तो क्या रहता है ना कि लाइक आई सेड, स्टोरी टेलर्स हैं हम। तो डॉक्टर साहब जो है फिजिक्स तो आती नहीं, स्टोरी बता सकते हैं। हाँ। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ। तो क्या हुआ कि हर कॉन्सेप्ट ना कभी इस दुनिया में आया है। हाँ। तो जैसे कि आपको सूफियान ने बताया कि उनके प्रोफेसर ने रेफ्रिजरेशन से लेके ना जाने क्या क्या चीज़ें, सब कुछ मतलब एंट्रोपी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। उसके एप्लीकेशंस अनलिमिटेड हैं, लेकिन ये आया कहाँ से? नहीं, इसके ऊपर मैं चीज़ एक और ऐड कर देता हूँ। हाँ, जो एंट्रोपी है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। और ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन समझ बहुत कम पा रहे हैं।
एंट्रोपी इतनी रैंडम चीज खुद में भी है कि उसको समझने के लिए जो यूजफुल वर्क चाहिए हम वो भी नहीं निकाल पा रहे। एनीवेज कंटिन्यू डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली तो क्या हो रहा है कि बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी हम इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे और आप लोग भी साइंस बेहतर समझ पाएंगे। तो शुरुआत होती है, हम सब ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो सुना ही है। अब ये रेवोल्यूशन क्यों था? क्योंकि जब स्टीम इंजन आया तब हमें ये पता चला यार हम इतने सारे रिसोर्सेज लेबरर्स को दे देते हैं, इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये ना ही बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं और साथ ही साथ टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो जब ये स्टीम इंजन आया ना, हर एक कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था उस टाइम पे कि एक इंजन आपके पास हो जो एफिशिएंट है, जो स्मूथली रन करता है और जो आपके कॉस्ट बचाता है। तो जिन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पर ये इंजन आया, उन कंट्रीज़ ने बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस की, क्योंकि ओवरऑल उनकी जो इंडस्ट्रीज थी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। साथ ही साथ क्या हो रहा था, इसमें सबसे आगे निकल गया था इंग्लैंड। एक्चुअली अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंग्लैंड का बाकी यूरोप को पीछे छोड़ने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट ने काफ़ी अच्छे से काम करके काफ़ी अच्छा इंजन बना लिया था। अब आते हैं हम यूरोप के एक और कंट्री पे, एक और सुपर पावर पे एट द टाइम, फ्रांस। फ्रांस में एक बंदा था जिसका नाम था साडी कार्नो। साडी कार्नो जो थे एक्चुअली वो एक मिलिट्री इंजीनियर थे। वो नेपोलियन की आर्मी के अंडर एज अ मिलिट्री इंजीनियर काम करते थे। तो फ्रांस स्टार्टेड फेसिंग अ बिट ऑफ अ डाउन टाइम एंड बीइंग अ मिलिट्री इंजीनियर वो वापस घुस गए अपने काम में कि भाई मैं कैसे अपनी आर्मी को, अपनी कंट्री को हेल्प कर सकता हूँ। तो वो क्योंकि आर्मी में काम करते थे, उन्होंने रियलाइज़ किया यार हमारे जो इंजन्स हैं ना उनमें दम नहीं है, ठीक है। हमारे स्टीम बोट्स भी जो पावर हो रही है वो इंजन भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमारी फैक्ट्रीज भी पिछड़ रही हैं, इसलिए बाकी सारी जो हमारे आजू बाजू कॉलोनीज है वो हमें ओवर पावर कर रही है। तो क्यों ना मैं इस चीज़ पर काम करूं, मैं क्यों ना एक ऐसा इंजन बनाऊं जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, जिससे फ्रांस की इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा, फ्रांस की आर्मी को फ़ायदा होगा, हम सबको पीछे छोड़ जाएंगे। तो वो बैठे ये काम करने के लिए। तो उन्होंने फिर एक आइडियल इंजन का एक थियोरेटिकल डिज़ाइन बताया गया था। देखिए सिंपली क्या होता है एक इंजन में कि फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, फ्यूल बर्न होता है, उससे गैसेस एक्सपैंड होती है और उनको कंप्रेस करने से ऐसे एक इंजन काम करता है। लेकिन साडी कार्नो ने जो इंजन बनाया था आइडियल इंजन, उन्होंने कहा था कि इसको हीट करने के लिए एक हॉट बॉडी को हम लेके आएंगे जो गैसेस को अंदर एक्सपैंड करेगी और फिर हम उसको कूल करने के लिए एक कोल्ड बॉडी ले आएंगे, ठीक है, जो फिर उसे कूल कर देगी। इससे क्या होगा, हीट लॉस बहुत कम हो रहा है, आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। दिस इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट इंजन। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को काफ़ी अप्रिशिएशन मिली थी बाय द वे, कि लोगों ने कहा था हाँ यार व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन फ्यूल, है ना, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे होते थे वो रिसोर्सेज के लिए होते थे। ये कंट्रीज दूसरे कंट्रीज जाती थी तो लुक फॉर फ्यूल। इट स्टार्टेड विद कोल, देन इट प्रोग्रेस टू अदर थिंग्स एंड इवेंचुअली पेट्रोल। आज भी कई वेस्टर्न कंट्रीज का मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे बहुत ज़्यादा हाथ है। एनीवेज ये जियोपॉलिटिकल बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स कम बैक टू साइंस। तो इन्होंने कहा यार चलो क्यों ना हम इस चीज़ पर काम करें, हम सोचते हैं। तो खैर साडी कार्नो पास्ड अवे इवेंचुअली एंड एक क्लॉसियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यार बात तो है आपके कॉन्सेप्ट में, है ना, बट क्या हो रहा है कि जितनी एनर्जी मैं इस सिस्टम को दे रहा हूँ, जितनी एनर्जी आ रही है, अभी देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी गई है वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो रहेगी, बट जितने भी इंजन हम बना पा रहे हैं वो उतनी एफिशिएंसी नहीं दे पा रहे हैं। इनफैक्ट उस टाइम पे जो इंजन एग्जिस्ट करते थे उनकी एफिशिएंसी वाज 12%, और आज भी मतलब इवन एट द पिनिकल ऑफ टेक्नोलॉजी द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दिस, लेकिन क्योंकि मैं F1 फैन हूँ तो मर्सिडीज हैड कम अप विद एन इंजन व्हिच वाज 50% एफिशिएंट, और लोग कह रहे थे अरे बाप रे 50% एफिशिएंसी के इंजन की, हाउ इज दैट पॉसिबल। बट उन्होंने ये किया कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ाए कैसे, ये जो एनर्जी हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो एनर्जी जा कहाँ रही है। तो उन्होंने रियलाइज किया क्लॉसियस ने कि पिस्टन जो होता है एक इंजन का, उसमें फ्रिक्शन भी हो रहा है, थोड़ी एनर्जी वहाँ डिसिपेट हो जा रही है, जो ये हीट जनरेट हो रही है, मेटालिक पिस्टन, मेटालिक सिलेंडर, आजू बाजू की मशीन, उनमें भी हीट जा रही है और कई सारी एनर्जी एज हीट रेडिएट ही हो जा रही है। तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है,
but available energy to actually do some work is reducing. So he said that entropy of the system is increasing. ठीक है, एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है बट एनर्जी टू डू वर्क कम हो रही है. सो यहाँ से इस चीज पे काम करना शुरू हुआ था. वंस अगेन आई एम एट माई विट्स एंड. ठीक है, इतना ही है मेरे पास बोलने के लिए. टेक्निकल चीजें थोड़ी कम समझता हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है जिस चीज के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अंकित भाई नहीं, it's not yet time for Abhishek and I to do a ballroom dance, but it's time for Ankit bhai. I said अंकित भाई I said You अंकित. spoiled my spoiler, bro. ओके तो अंकित भाई आपको और डिटेल तैयार में हो चुके हैं बताएंगे. अपने माइक लगा के, हथियार पहन के. हाँ, एक्चुअली जो इंट्रोपी पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है ना कि आया कैसे इंट्रोपी वर्ड, है ना. किसने सोचा कि इंट्रोपी करके भी कुछ होगा. तो साइंटिस्ट जो है वो प्रोसेस पे थोड़ा सा देख रहे थे कि कोई प्रोसेस खुद से हो जाता है और किसी को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है. जैसे आइस को आप रखो यहाँ अभी टेबल पे, वो मेल्ट हो जाएगा, है ना. लेकिन वाटर को अगर हम रखते हैं तो फिर वो फ्रीज क्यों नहीं होता. ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि कोई प्रोसेस खुद से कैसे हो जाता है और किसी प्रोसेस को हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना. तो उसके लिए एक टर्म है स्पॉन्टेनियस. तो इस पे रिसर्च शुरू हुआ. तो सबसे पहले जो स्टोरी स्टार्ट हुआ वो था इस तरीके से कि कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहती है ना. कोई भी चीज़ चाहता है कि स्टेबल हो जाए. तो लेसर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी. सबको मेरे ख्याल से पता होगा कि किसी चीज़ की अगर एनर्जी कम हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चा है, तो बच्चे में एनर्जी क्या होती है, कम या ज़्यादा. तो ज़्यादा होती है, तो वो देखो इधर उधर उछलते रहेगी हर तरफ, है ना. लेकिन अगर एक बूढ़े पर्सन को देखो, उसमें एनर्जी कम होती है, तो वो एक जगह पड़ा रहेगा आराम से कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, है ना. तो यही होता है लेसर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी. तो फिर जब रिएक्शंस देखे गए तो उस हिसाब से, है ना, कि कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगी मतलब अपना एनर्जी लूज करेगा. तो वैसे तो हर रिएक्शन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होना चाहिए था, है ना, कि अपनी एनर्जी लूज की स्टेबल हो जाएगी. लेकिन फिर देखा क्या गया कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं. वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें तो और एनर्जी आप दे रहे हो, है ना, उसकी तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, फिर भी वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, स्टेबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो फिर हुआ कि सिर्फ इंथैल्पी तो रीजन नहीं हो सकता, है ना, सिर्फ एनर्जी तो रीजन नहीं हो सकती. फिर देखा गया कि ठीक है कोई और टर्म इसके लिए फिर देखा जाए. ये थ्योरी तो चलो एक लिमिट तक सही थी, उसके बाद थोड़ा ना गलत हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया था आइस और वाटर वाला. उसके बाद एक टर्म आया इंट्रोपी, है ना. देखा क्या गया कि आइस जो है वो मेल्ट कर रहा है. कहने का मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है. और आप ऐसे सोचो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपने जगह पे, क्लियर. और लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना. मतलब उसमें रैंडमनेस ज़्यादा है या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एक मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा स्पेस को कवर करता है, कहाँ कहाँ जा सकता है. जैसे अभी बोला एंट्रोपी के बारे में, है ना, कि टोटल पॉसिबल चीज़ें देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ जाता है. तो एंट्रोपी बढ़ रही है. तो फिर क्या बोला गया कि ठीक है कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनियस तभी होगी, कोई भी प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब एंट्रोपी उसका क्या होगा, बढ़ेगा, है ना. फिर आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसा है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए या बोले इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बढ़ती है. क्लियर, एंट्रोपी. अब आते हैं इसको रिएक्शंस के टर्म में समझते हैं. ठीक है, एंट्रोपी के बारे में आपने सुना होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन. Yes. क्लियर, सबने सुना, सबको पता होगा C+O2 CO2 बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. और डीकम्पोजिशन में आप ले लो कि H2O को आप इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक करते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. अब हुआ क्या कि डीकम्पोजिशन में तो चलो एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है दो पार्ट में, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो वो रिएक्शन होना चाहिए. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों हो जा रहा है, वहाँ तो एंट्रोपी घट रही है. दो मॉलिक्यूल थे, ज़्यादा रैंडमनेस थी, दोनों कंबाइन होके क्या हो गया, CO2 बन गया, रैंडमनेस गई घट. ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुआ. क्लियर, यहाँ एंट्रोपी घट रही है. फिर उस पर डिस्कवर करना शुरू किया लोगों ने. तो फिर पाया क्या गया कि ठीक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब हुआ तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई. आप मैक्सिमम रिएक्शंस में देखोगे, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखोगे कि जब भी दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं रैंडमनेस ये डिक्रीज होती है तो उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है. इसलिए मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं. आप कोई सा भी ले लो, C+O2 CO2 ले लो, एनर्जी रिलीज करती है. आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लो, वाटर बनता है, क्लियर, वो भी एनर्जी रिलीज करती है. फिर आते हैं डिकम्पोजिशन पे. क्लियर, कि डिकम्पोजिशन हो रहा है. या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्या सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होंगे.
है ना, क्योंकि इंट्रोपी तो चलो डिक्रीज कर रही है तो चलो एनर्जी उसने रिलीज कर दिया है ना, तो क्या सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक नेचर का होगा? तो बोला गया नहीं, है ना। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे भी थे जो कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी इंडोथर्मिक नेचर के थे, तो उसका क्या रीजन पाया गया? तो देखा क्या गया कि जो रिएक्टेंट थे वो सॉलिड फॉर्म में था, क्लियर, और जो प्रोडक्ट बने कॉम्बिनेशन में, है ना, वो गैसियस फेज में था। तो भले ही वो कॉम्बिनेशन हो, क्लियर, इंडोथर्मिक नेचर का था, लेकिन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, मतलब वहां पे इंट्रोपी बढ़ गई। क्लियर। तो ये था इसके पीछे का रीजन, ठीक है। अब वो यूनिवर्स का इंट्रोपी टोटल बढ़ जाता है ना, तो भैया कैसे मेजर करोगे टोटल यूनिवर्स का इंट्रोपी आप, है ना? मेजर कर पाओगे क्या? नहीं, बार बार हर प्रोसेस के लिए पूरे यूनिवर्स का इंट्रोपी मेजर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो एक नया टर्म आया गिब्स फ्री एनर्जी करके, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या था कि ठीक है, जो इंथैल्पी है और इंट्रोपी है दोनों पे डिपेंड करेगा, क्लियर। और फिर हम किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का है बोलो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नहीं है। तो अगर कोई प्रोसेस की इंट्रोपी बढ़ रही है ना, तो सिस्टम की अगर समझो इंट्रोपी बढ़ रही है, क्लियर, तो वो तो सही है कि चलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इंट्रोपी घट रही है तो क्या होगा? तो वो हीट रिलीज करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये था इसके पीछे की पूरी कहानी, है ना, कि पूरे यूनिवर्स की इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। अगर सिस्टम का घट भी रहा है तो सराउंडिंग का बढ़ जाएगा, और इन टोटल क्या होता है, हमें इंट्रोपी बढ़ने वो मिलती है। और देखा जाए जैसे आप वाटर को फ्रीज करते हो, है ना, आइस में, तो इंट्रोपी क्या कर रहे हो, आप घटा रहे हो उसके। तो इंट्रोपी अगर घटाते हो वहाँ पे तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ रहा है वहाँ पे, है ना। तो ये सारी थी इंट्रोपी के पीछे ही कहानी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बायोलॉजिकल साइकिल पे भी आप आईटी से भी रिलेट कर सकते हो, पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी इसको आप रिलेट कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी भी होता है। मैं एक बात करना चाहूँगा। मतलब अभी जब हमने सुना, मतलब एक तरीके से व्योम ने बताया आप लोगों को, पूरी कहानी बताई इसके पीछे की, अंकित भाई ने पूरा एक्सप्लेन किया, और जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, मतलब मैं तो कैमरा पकड़ रहा होता हूँ फिर भी मैं खो जाता हूँ कहीं ना कहीं। और इन्होंने, जैसे अभी हम लाइव आए थे तब भी डिस्कस किया था कि चौपाल बाय अंकित इनका पेज शुरू होने वाला है, और उसमें मतलब जिस तरीके से अभी ये बातचीत कर रहे थे, मुझे लगा कि हाँ ये हवा चल रही है मध्यम मध्यम, और इनसे बातचीत करते रहें, और मुझे लगता है शायद उस पेज पे हम वैसे ही बातचीत करेंगे। पर आपने जो बात कही, और मतलब मुझे भी पता है, बट सुफियान भाई कल आप बता रहे थे जब हम रील शूट कर रहे थे, तो आपने मुझसे डायलॉग भी बुलवाया कि किसी कल के युग में ये दुनिया जब इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पर वही क्या है ना कि आप लोग हो तो आसान होता है सवाल पूछना, वरना स्कूल में इतना मौका नहीं मिलता सवाल पूछने का, क्योंकि वो एक डर रहता है हर किसी के मन में। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि कमेंट में भी आप सवाल पूछें तो बढ़िया रहेगा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, माय पॉइंट वाज कि लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, यूनिवर्स की सराउंडिंग ही यूनिवर्स की पूरी ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो घटने लग गई, तो जो हम टाइम के डायरेक्शन की बात कर रहे थे, क्या हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? क्योंकि मुझे टाइम ट्रैवल करके थोड़ा पीछे जाना। अरे वाह, तो इस मामले में थोड़ा बताइए। चलिए, बिल्कुल। तो सारी बात पहले आप ये समझिए कि यूनिवर्स ने हमें एक ऐसे चीज़ों में बांध के रखा है जिससे हम निकल के नहीं आ पा रहे, जिसको हम टाइम कह लें, एंट्रोपी कह लें, कुछ भी कह लें। जैसे अभी व्योम साहब बात करते हैं इंजन की भी। अब सोच के देखिए, दुनिया ने क्या रूल बना दिया। यूनिवर्स ने एक ऐसा रूल बनाया कि तुम्हें कोई इंजन जो कि साइक्लिक प्रोसेस में चलता है, ऐसा कोई साइक्लिक प्रोसेस तुम बना ही नहीं पाओगे, चाहे तुम कार्नोट भी इंजन क्यों ना बना लो, ऐसा कोई साइक्लिक प्रोसेस बना ही नहीं पाओगे जिसमें हीट को रिलीज ना करना पड़ जाए क्या नाम है, सराउंडिंग में। तो ये हम यूनिवर्स के रूल्स में बाउंडेड है। ऐसे ही टाइम भी बाउंडेड है। अब टाइम को दिशा क्या देता है? वो एंट्रोपी देता है। पहले इस यूनिवर्स की बात करते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे एक यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है नेगेटिव एंट्रोपी का। सबसे पहली बात है, यूनिवर्स को बता ही ये चीज़ रही है कि एक चीज़ घट गई है, एक चीज़ पास्ट है और दूसरी चीज़ फ्यूचर है, कि जो बीता हुआ कल है उसका वो ऑर्गेनाइज था थोड़ा, और जो जहाँ वो गया है आज वो थोड़ा रैंडम हो चुका है, थोड़ा और डिसऑर्डर हो चुका है। तो ये सेंस ही उसको दिशा देती है कि हमें कहाँ मूव करना है। इस दिशा को ही हम टाइम कहते हैं। टाइम पास्ट से फ्यूचर भी जा सकता है, फ्यूचर से पास्ट भी जा सकता है। उसको मैं समझाऊंगा कि किस वे में एंट्रोपी के हिसाब से समझेंगे। टाइम खुद में आज़ाद नहीं है, यूनिवर्स ने उसको बाउंड कर दिया है। तो पहली बात तो ये हुई कि अगर यूनिवर्स और डायरेक्शन टाइम कैसे दे रही थी।
अब बात करते हैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल यूनिवर्स में कि जहाँ पे ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज करती है। तो मेरे भाई दीक्षित भाई, उसमें भी आप टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। टाइम ट्रैवल कब कर सकते हो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर यूनिवर्सल एंट्रोपी डिक्रीज करने लगे, अगर हम एक ऐसा यूनिवर्स बनाए जहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज करती होगी, तो बाय द वे वो यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। इफ मल्टीवर्सेस थ्योरी आर करेक्ट, सो देयर माइट बी अ चांसेस जहाँ पे एक ऐसा यूनिवर्स हो जहाँ पे ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज करेगी। उससे क्या होगा, रैंडम चीज़ ऑर्डर हो जाएगी, टूटा हुआ अंडा दोबारा बन जाएगा, चीज़ें टूट के वापस बन जाएगी, हर चीज़ उल्टी चल सकती है। यूनिवर्स अपने आप को रैंडम से ऑर्गेनाइज वे में ले जाएगा। स्टिल टाइम चलेगा सो कॉल्ड फ्यूचर से पास्ट में। लेकिन बात समझिए, अब जो फ्यूचर होगा आपका वो एक्चुअली में पास्ट बनता जाएगा। दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता। देखो दिमाग कैसे काम करता है, हमारा जो न्यूरॉन्स है ना, इवेंचुअली वो भी सिग्नल्स लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और वो भी टूटते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। होगा क्या, अगर सब कुछ डिसऑर्डर से ऑर्डर में जाएगी तो आपका न्यूरॉन्स और मेमोरी भी डिसऑर्डर से ऑर्डर में जाएगी। आप कभी सो कॉल्ड फ्यूचर को रिमेंबर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपका पास्ट ही है। तो जो आपका सो कॉल्ड आने वाला पास्ट है वो आपका फ्यूचर बनेगा, समझे। तो अगर आपको टाइम ट्रेवल करना है तो एक चीज़ करनी पड़ेगी, पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी आपको कम करना पड़ेगा, खुद अपने आप को रोक। देन कैन यूनिवर्स पास थ्रू यू। तब यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम तब टाइम ट्रेवल कर पा रहे हैं क्योंकि हम एंट्रोपी इंक्रीज करवा रहे हैं। वी आर मूविंग इनटू अ लॉजिकल फ्यूचर एंड द यूनिवर्स इज मूविंग इनटू अ इलॉजिकल फ्यूचर जो कि हमारा पास्ट है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि सोचो कितना हाइपोथेटिकल चीज़ है कि यूनिवर्स, आप ऐसा कोई डिवाइस बना रहे हो कि पूरे सराउंडिंग की आपने यूनिवर्स की एंट्रोपी आपने डिक्रीज कर दी, तब सो कॉल्ड आपके लिए टाइम पीछे चलेगा क्योंकि आप अभी भी टाइम में तटस्थ खड़े हो। उसी केस में हो सकता है ये, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी को समझने की जो चीज़ें हैं वो आज भी नहीं समझ पाते लोग, क्योंकि भैया एक्चुअली वो यूजफुल वर्क खत्म कर दे रही है। मैं एक फिलोसफिकल सवाल पूछूं क्या आपसे? हाँ। अभी आपने जैसे बताया कि ऑर्डर्ड स्टेट में थे और हम डिसऑर्डर स्टेट में की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये आया मेरे मन में एक सवाल कि जब हम बचपन में थे, इसलिए कहते हैं जब हम बचपन में थे, क्या दिन थे वो बचपन के। और अब जो है इतना काम धाम और इतनी सारी चीज़ों के पीछे इतनी जद्दोजहद में हम उलझे रहते हैं, तो ये भी वही डिसऑर्डरनेस है जो हमारे जीवन में आ गई है। और ये जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, वो कुछ जद्दोजहद बढ़ती जाती है, कुछ ना कुछ रिश्ते नाते और ये सब बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या ये कुछ वैसी ही बात है? ये बहुत फिलोसफिकल सवाल साहब। जाहिर सी बात है, देखो साइंस फिलोसफी ही है, बस उस फिलोसफी के पास प्रूफ्स है। हमारे साइंस वो फिलोसफी जिसके पास आपको रैंडम और लॉजिकल प्रूफ्स मिल चुके हैं, तो उसको कहते हैं साइंस। अब ये जो जद्दोजहद है वही हमको जिंदा रखती है। हमारी नियति है डिसऑर्डर होते रहना, जो कि हमें ज़िंदगी दे रही है, ज़िंदगी को मीनिंग दे रही है। अब बात युग की आती है। युग जब बात कर रहे थे हम लोग कि भैया युग में क्या हो रहा है कि हम एक युग से दूसरे युग में जा रहे हैं। अब इसका मतलब, जो मैंने मल्टीवर्सेस का एक थ्योरी बनती है यूनिवर्स की, बिग बैंग और बिग बाउंस वाली, कि भैया एक ये सो कॉल्ड यूनिवर्स जो है ये दोबारा कंप्रेस करेगा और फिर बाउंस होकर बिग बैंग बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड बिग बैंग एंड बिग बाउंस। तो अगर आप इसको और रैंडमली पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि शायद एक यूनिवर्स जो हमारा करंट है, अगर वो बिग बाउंस करेगा तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज करने लगेगी बिग बैंग के बाद। ऐसा नहीं है, उस सिचुएशन में भी इस यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करते ही रहेगी। बस ये बात है कि अब जो बिग बैंग से एक नया यूनिवर्स बनेगा, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट उसकी स्टार्टिंग पॉइंट की एंट्रोपी हमारे इस करंट यूनिवर्स के एंट्रोपी का एंड पॉइंट होगा। हर चीज़, चाहे बिग बैंग बोल दीजिए, बिग बाउंस बोल दीजिए, इस यूनिवर्स सो कॉल्ड यूनिवर्सल साइकिल का एक फेट है। इसको अंत आना ही पड़ेगा क्योंकि अंत ही आपको एक मीनिंग देता है। यूनिवर्स को भी एक मीनिंग अंत ही देता है कि ये एक दिन ये डाई आउट होगा। चाहे ये सो कॉल्ड, अगर ये यूनिवर्स बिग बाउंस की थोड़ी गलत है तो ये यूनिवर्स एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम डिसऑर्डर स्टेट तक पहुंच जाएगा। अब सोच के देखिए, मैं क्या बोला कि टाइम को दिशा दे रहा है एंट्रोपी। कैसे? अगर यूनिवर्स अपने मैक्सिमम डिसऑर्डर स्टेट तक पहुंच जाएगा, अब उसको कोई चीज़ दिशा दिखाएगी नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ। सारे यूजफुल वर्क खत्म हो जाएंगे। अब टेक्निकल ये में आपकी घड़ी में तो घंटा चलता रहेगा कि भाई क्लॉक टिक कर रही है, लेकिन यूनिवर्स तो फ्रीज हो गया ना। यूनिवर्स को पता है मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तो सो कॉल्ड टाइम डाई आउट। टाइम एग्जिस्ट बिकॉज यूनिवर्स उसको डायरेक्शन दे रहा है। दैट्स द पॉइंट। इसको अगर आप समझ पाए होंगे कि अगर मैक्सिमम डिसऑर्डर स्टेट तक गए तो यूनिवर्स के पास टाइम का कोई मीनिंग नहीं बचेगा, इट विल बिकम मीनिंगलेस। दिस इज व्हाट। हाँ, सो अभिषेक दीक्षित, आपने जो टाइम को लेकर सवाल पूछा था कि आप पास में जाके अपने कुछ पाप धोना चाहेंगे, नाउ दैट यू नो कि दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, हाउ डू यू फील?
पाप तो नहीं धोना चाहूँगा, मतलब ऐसा कोई पाप नहीं किए मैंने बट ये रहता है ना कि हम थोड़े समय पीछे जाके अपने आप को समझा सकते हैं कि वही होता है ना, जैसे मैं एक डिस्क्लोज कर देता हूँ डायलॉग जो मैंने लिखा था कि काश मेरे पास समय होता तो मैं पीछे जाके अपनी वो अनकही बात कह पाता, या जो जिस जद्दोजहद में मैं फंस गया था वो निर्णय में ले पाता। तो बस यही रहता है कि अगर हम पीछे जाके, बस यही है कि हम अगर मगर और काश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ हमेशा देर कर देता हूँ मैं, यही बात है। तो आपको वापस जाना है ना, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। एनीवेज, तो अंकित साहब कुछ बोलने वाले हैं। हाँ बोलिए ना। अगर इंट्रोपी जैसा ये बता रहे थे, है ना, तो अगर बायोलॉजिकल टर्म में अगर उसको समझा जाए, है ना, कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, तो क्या होता है, लाइफ एक सेल से स्टार्ट होता है ना, एम्ब्रायो सेल जो हम लोग बोलते हैं। फिर क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, क्लियर, इंट्रोपी बढ़ते जाती है ना, सेल मल्टीप्लाई करते जाते हैं, हम भी बड़े होते जाते हैं दिन ब दिन, हमारी लेंथ हाइट सब बढ़ते जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, जब हमारी हाइट ग्रोथ सपोज दैट रुक गई, है ना, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो तभी ब्रेक करते हैं, वो और ज़्यादा ब्रेक होंगे और ज़्यादा इंट्रोपी बढ़ेगी, और जिसके कारण फिर हमारा एजिंग शुरू हो जाता है ना। और एजिंग के बाद हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, एक टाइम आता है जब हम लोग इस दुनिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मैं इसको और अच्छे में और बताता हूँ कि हो क्या रहा है, हमारी बॉडी ना कांस्टेंट फाइट में, हमारा शरीर डिसऑर्डर हो रहा है, हम खाना खा के नींद सो के इसको ऑर्डर में लाते हैं, लेकिन हमेशा ये जिंदगी जीतती है। ओवरऑल आप हर दिन आपके अंदर डिसऑर्डरनेस आ रही है, आप सो लीजिए, एनर्जी लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन फिर भी यूनिवर्स का डिसऑर्डर आपके सो कॉल्ड ऑर्डर से जीत रहा है, और इवेंचुअली यू विल डाई आउट। अंत ही होगा जिससे कोई और नया आरंभ होगा। खैर एनीवेज, आप और मतलब वही सारी बातें हैं कि अगर आप देखेंगे ना केमिकल टर्म्स में, लाइफ जो है इस यूनिवर्स में, लाइफ मतलब एटलीस्ट अर्थ में इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि सन से जो एनर्जी हमें आ रही है वो पहले प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें फिर छोटे जानवर खाते हैं, उन छोटे जानवरों को हम खाते हैं। तो यही जो एनर्जी आ रही है उसी के तहत धीरे धीरे लाइफ भी बढ़ रही है। एंट्रोपी के जरिए लाइफ एग्जिस्ट, एंट्रोपी के जरिए टाइम एग्जिस्ट इन अ वे, एंट्रोपी के जरिए यूनिवर्स अपना एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक ऑर्डरली वे में चल रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना वास्ट और कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस पे और वीडियोस आएंगी। खैर आखिरी में हाँ आखिर में बोलना है, आओ आपके ना, साहब इधर बोलो आओ। बात ये डॉक्टर साहब ने बोला कि फिर उन जानवरों को हम खाते हैं। मैं लेट मी टेल यू, आई एम प्योर वेजिटेरियन बाय द वे। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नहीं, आप खाइए। एनीवेज, खत्म करिए डिस्कशन को, बिल्कुल खत्म करें अंकित भाई। जय हिंद। बेल आइकन दबाने के लिए बोल दीजिए। अरे प्लीज, ये आप आप वीडियोस देखते हैं, आप वीडियोस को पसंद करते हैं, आपका सुपर थैंक्स के थ्रू हमें सपोर्ट भी मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हम अभी आज जैसे मैंने लाइव में भी बात करी थी कि डायरेक्टर से बातचीत होने वाली थी, तो आज ही डायरेक्टर से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि नाटक करने के लिए जो हम जून मिड या जुलाई में शुरू करेंगे और फिर आपके समक्ष लाएंगे, तो उनका भी सो कॉल्ड बजट है और बजटिंग है, वो चलिए खैर हमारा है, हम देखेंगे। बट हमें बहुत राहत मिलती है जो आप सुपर थैंक्स के थ्रू करते हैं, और मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इसके लिए। और ये बात कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, और जो भी हमारी वीडियो शेयर भी होती है, पर फिर कभी कभी आता है कि वो वीडियो कुछ आपकी मिस सी हो गई, तो उसके लिए बस जैसा सब कहते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाभ पाइए इसका। धन्यवाद। बेल आइकन दबाने के बाद एक्चुअली नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है वीडियो अपलोड करने पे, या हम लाइव आते हैं। बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि आप लाइव आते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हम मिस कर गए। क्लियर? तो क्या हुआ कि आप बेल आइकन दबाइए, वहाँ पे हम जब भी लाइव आया करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी पॉइंट पे दीक्षित साहब बहुत खुश है क्योंकि सुबह से शूट करने के बाद उनको अभी जाके फाइनली खाना मिला है। ये बहुत खुश है इसी चक्कर में कि चलो फाइनली आफ्टर 10 आवर्स ऑफ शूट ये कुछ खा रहा है। मैंने अब तक खाना नहीं खाया, मैं जाता हूँ खाना खाने। चले, हाँ, जय हिंद। जय हिंद।